हेलो एवरीवन। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑसिलेटर के बारे में, और ऑसिलेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब एल और सी, जो एलसी ऑसिलेटर हम लोगों ने देखा था। तो उसमें किस तरह से कैपेसिटर एक बार डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर के क्रॉस पोलैरिटी डेवलप होता है, फिर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, करंट डिक्रीज होने लगता है, तो वो इंडक्टर के क्रॉस जो पोलैरिटी रहता है वो रिवर्स हो जाता है, और फिर से कैपेसिटर चार्ज होता है लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर और इंडक्टर का पोलैरिटी रिवर्स हो रहा था, बार बार टाइम के साथ चेंज हो रहा था, जिसके कारण कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता था। ठीक है, वो भी करंट का डायरेक्शन है, वो भी टाइम के साथ बदलता था। तो इस तरीके से हम लोगों को अल्टरनेट करंट मिलता था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। तो किस फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, तो हम लोगों ने देखा था कि फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/2π√LC, ये फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि ऑसिलेटर है और वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, एक वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। लेकिन अब ऑसिलेटर का ऑपरेशन कैसे होता है, हम लोग देखे थे एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना रहता है ऑसिलेटर में। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक से। पॉजिटिव फीडबैक करते हैं तो वो एक तरह से वही सेम चीज़ हुआ कि हम लोग जो भी एनर्जी लॉस हुआ है ऑसिलेटर सर्किट में, उसको हम लोग कॉम्पनसेट कर रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक करके। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर पहले हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ डिराइव कर लिया था, ये जो फॉर्मूला है पॉजिटिव फीडबैक के लिए, गेन आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक इक्वल्स टू ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बीटा। ये जो टर्म ए बीटा होता है इसको कहते हैं लूप गेन। ठीक है, ए बीटा मतलब अगर इस तरह से समझो कि अगर इस लूप में हम लोग घूमेंगे, ठीक है, तो कितना गेन आएगा, पहले एक ये वाला गेन आया और एक ये आया, बस यही आया, एक लूप में ये दो ही गेन है, इसीलिए इसको कहते हैं लूप गेन। ये जब आगे सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है वो भी इसी टाइप का होता है। तो अभी के लिए इतना ही है कि ये लूप जैसा है, और इस लूप में अगर हम लोग एक राउंड लेते हैं तो उस राउंड लगाने टाइम हम लोग दो गेन से एनकाउंटर होता है हमारा, एक तो ए और एक बीटा। तो ये ए बीटा, ए इंटू बीटा को हम लोग कहते हैं लूप गेन। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये भी होता है कि हमारा इनपुट सिग्नल जिस भी फेज का है, यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो सेम फेज का। एक्चुअली में ये पॉजिटिव ऐड होना मतलब क्या होता है, कोई भी दो सिग्नल ऐड कब होगा, जब वो सेम फेज का हो। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा यहाँ पे एक सिग्नल है इस तरीके से, साइन सिग्नल, हमको इसमें कोई सिग्नल अगर ऐड करना है तो ये फीडबैक सिग्नल का भी फेज सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड होगा। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, फेज सेम है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है, ये भी पॉजिटिव 2 है, इसीलिए जो रिजल्टिंग सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 7। ठीक है, सिमिलर वे में ये -5, ये -2, तो रिजल्टिंग सिग्नल का ये नेगेटिव में क्या जाएगा, -7। लेकिन अगर यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाता, अगर यहाँ पे फेज दूसरा रहता, अगर ये सिग्नल ऐसा रहता, 2 वोल्ट का ही है तो ये हो जाएगा -2 वोल्ट, ये हो जाएगा +2 वोल्ट। अब क्या होता, जब हम लोग ऐड करने लगते तो क्या होता कि फर्स्ट हाफ लेंगे तो ये पॉजिटिव 5 वोल्ट है, मतलब +5, लेकिन जिस भी सिग्नल से ऐड कर रहे हैं उसका फर्स्ट हाफ में क्या है, -2 वोल्ट, तो मेरा सिग्नल क्या आ जाता, 3 वोल्ट। तो एक तरह से लग रहा है ना कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 5 वोल्ट के सिग्नल में 2 वोल्ट का सिग्नल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर हम चाहते हैं कि एडिशन हो, पॉजिटिव फीडबैक हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा जो इनपुट और फीडबैक सिग्नल है दोनों का फेज सेम हो, मतलब फेज डिफरेंस 0। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी क्या होगा, ये जो भी फीडबैक, ये जो फॉर्मूला है इसमें 3 केस हो सकता है। ठीक है, ए बीटा पे डिपेंड करके या तो मेरा जो लूप गेन है वो <<1 हो सकता है, या <<1 हो सकता है, या फिर =1 हो सकता है। ठीक है, 3 केस लेंगे और तीनों केस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 3 प्लॉट है। तो अभी पहला देखते हैं कि अगर केस 1 मानते हैं कि इफ ए बीटा इज <<1, मतलब ये जो मेरा गेन है वो <1 है, कम है 1 से, तो क्या होगा, यही डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला केस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन द वैल्यू ऑफ लूप गेन विल बी <1 और =1। ठीक है, तो <1 मतलब गेन <1 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जितना भी एनर्जी लॉस हो रहा है हम उतना एनर्जी उसको वापस से नहीं दे पा रहे, कॉम्पनसेट नहीं हो पा रहा है पूरा, है ना। अगर 5 वोल्ट का एनर्जी अगर मानते हैं 5 वोल्ट अगर लॉस हुआ है तो हम सिर्फ 2 वोल्ट ही दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरा गेन जो है वो <1 है। ठीक है, कोई भी चीज़ को <1 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो
कम होगा उसका वैल्यू। तो इसीलिए क्योंकि इसका लूप गेन कम है तो मेरा क्या होगा, हम पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है लेकिन जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना ही एनर्जी इसको हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है रिमूवल ऑफ इनपुट सिग्नल विल रिजल्ट इन सीजिंग ऑफ ऑसिलेशन। सीजिंग ऑफ ऑसिलेशन में बंद होना, स्टॉप होना, खत्म होना, उसको कहते हैं सीज होना। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को लीड करेगा विच विल स्लोली रिड्यूस इन एम्पलीट्यूड एंड फाइनली डाई आउट। मतलब क्या हुआ कि शुरू में तो ऑसिलेटर काम करेगा क्योंकि शुरू में कोई एनर्जी लॉस नहीं था, धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लूज होते जाएगा, उसके बाद एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाएगा कि वो ऑसिलेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ऑसिलेटर तो हम लोग को नहीं चाहिए ना कि जो सिग्नल दे और उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ पूरा खत्म हो जाए। तो ऑसिलेटर लगाने का क्या फायदा, हमको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑसिलेशन मिलेगा ही नहीं, और जब मिल रहा है तो भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का मिल रहा है ना। तो इसीलिए ये वाला जो केस है ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, केस 1। ठीक है, तो लूप गेन जब लेस देन 1 है तो वो किस केस का होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, और डैम्प्ड ऑसिलेशन हम लोगों को नहीं चाहिए। दूसरा केस होता है लूप गेन इज ग्रेटर देन 1। तब क्या होगा, जब ये ग्रेटर होगा, मतलब जितना पानी हमसे गिर रहा है उससे ज्यादा पानी हम बॉटल में डाल दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी फर्स्ट बॉटल में है, 1 लीटर, और ये दूसरा बॉटल है। ठीक है, ये खाली बॉटल है। ठीक है, तो अभी बॉटल 1 से बॉटल 2 में हमको 1 लीटर पानी डालना है। तो जब हम पानी इसमें डालें तो मानते हैं कि 100 ml जो पानी है वो गिर गया, तो अभी 2 में कितना बचा, सिर्फ 900 ml पानी आया। लेकिन हमको तो चाहिए था, इनपुट तो हम 1 लीटर का दिए थे, है ना, इनपुट हम दिए थे 1 लीटर मतलब 1000 ml का, लेकिन 1 से 2 में जाने टाइम 100 ml पानी गिर गया, तो 2 में 900 ml ही बचा। तो ऑसिलेटर में क्या होता है, ये जो 100 ml इसको अगर एनर्जी लॉस माने तो अभी हमको क्या करना होगा, ये जो फीडबैक सिग्नल है, ये जो फीडबैक दे रहे हैं वो कितना का देना होगा, 100 ml का। मतलब दूसरे बॉटल से हम पानी लाएंगे और सेकेंड वाले बॉटल में 100 ml डाल देंगे, तो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो केस होता है ए बी लेस देन 1, ए बी लेस देन 1 मतलब गिरा है 100 ml लेकिन बाहर से पानी लाके हम सिर्फ 50 ml ही डाल रहे हैं। तो हालांकि पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, मतलब हम लोग एक्सटर्नली पानी ऐड कर रहे हैं, लेकिन जितना पानी गिरा है उतना ही क्वांटिटी ऐड करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम उससे कम कर रहे हैं। लूप गेन कम मतलब 100 ml नहीं दे करके हम 50 ml 60 ml इतना ही दे रहे हैं। तो क्या ये 1 लीटर तक पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा। तो 1 लीटर से ये अभी कहाँ पहुंच जाएगा, 900 और प्लस 50 हम ऐड किए, तो पहले था ये 1 लीटर, फिर हुआ ये 950, फिर इसी तरीके से ये 950 को जब हम बॉटल 2 से बॉटल 1 में डालेंगे तो फिर मान लो 100 ml गिर गया। ठीक है, 100 ml गिरा तो अभी बॉटल 1 में कितना है, 850 ml, 850 ml हुआ और वापस से हम 50 ml और ऐड कर दिए, लेकिन फिर भी तो सिर्फ 900 ही हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये बॉटल 1 से 2, 2 से 1 ऐसे करते जाएंगे, टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। 1 लीटर 950 900, ऑल्दो हम लोग अलग से इसमें डाल रहे हैं पानी, लेकिन जितना गिर रहा है उतना नहीं डाल रहे हैं, उससे कम डाल रहे हैं, तो वो रेफर करता है इस केस को, लूप गेन इज लेस देन 1। ठीक है, अभी ग्रेटर देन 1 में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का लूप गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 लीटर पानी हम लोग लिए, ये बॉटल 1 ये बॉटल 2। ठीक है, अब बॉटल 1 से 2 में हम ट्रांसफर किए 1 लीटर, तो गिरा कितना, मान लेते हैं कि 100 ml जो है वो गिर गया ट्रांसफर करने में, तो यहाँ 2 के पास कितना बच गया, 900 ml। ठीक है, तो हमको एक्सटर्नल यहाँ से कुछ पानी ऐड करना होगा बॉटल 2 में। अब इसमें हम क्या करेंगे, लूप गेन मेरा ग्रेटर देन 1 है, गेन ग्रेटर देन 1 मतलब पानी 100 ml ही गिरा है, लेकिन हम 100 से ज्यादा इसमें ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं हम 150 ml ऐड किए। ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, तो अभी बॉटल 2 में कितना हो गया, 1050 मतलब 1 लीटर 50 ml। ठीक है, अब ये 1 लीटर 50 ml जाएगा, मतलब 1 लीटर पानी था, फिर वो 150 हुआ। अब बॉटल 2 से, अभी बॉटल 2 में कितना है, अभी 1050 ml। अब ये जो 1050 ml है उसको हम वापस से 1 में डालेंगे, तो हो सकता है कि फिर से 100 ml पानी जो है वो गिर जाए, तो 1050 में से 100 ml फिर से गिर गया, तो 1 में कितना हमको बचा, सिर्फ 950 ml पानी बचा। अब क्योंकि गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अभी इस 950 में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो ऐड करेंगे पानी वो 150 ml करेंगे। गिरा मतलब एनर्जी लॉस तो 100 ml का ही हुआ था,
लेकिन हम लोग ऐड कर रहे हैं 100 ml से ज़्यादा, इसको क्या कहते हैं, गेन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो गेन लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, मान लो कि तुम्हारे पास 2 वोल्ट है, इसमें तुम अगर कोई एम्पलीफायर है जिसका गेन लेस देन 1 है, से 0.6 है, तो हमको आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगा, 1.2। और सेम अगर 2 वोल्ट दे रहे हैं और ऐसा एम्पलीफायर है जिसका गेन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब मान लो 1.5, तो हमको ये क्या मिलेगा, 1.5 इंटू 2 3। तो क्या पता चला कि किसी भी चीज़ को अगर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उससे कम क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जब ग्रेटर देन 1 है गेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml से ज़्यादा होगा ये क्वांटिटी। तो अब 950 में 100 ml ऐड कर देंगे, तो अभी मेरे पास कितना बच गया, 950 प्लस 150 ml। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो पानी हुआ वो 1100 हो गया। फिर जब 1 से 2 में करेंगे तो इसी तरह ये 50-50 बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, जो कि ये वाला केस है। ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, तो ये भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा वाला केस भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सर्किट में हमको चाहिए कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो। ये तो टाइम के साथ बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, तो मेरा तो सर्किट जल जाएगा अगर वो उसके एम्पलीट्यूड लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाएगा तो, है ना। तो ये वाला चीज़ भी हम लोग को नहीं चाहिए होता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ 1 वोल्ट सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल आफ्टर अ ट्रिप अराउंड द लूप इट विल रीअपियर एज लार्जर वोल्टेज देन 1। मतलब अगर यहाँ इनपुट पे हम 1 वोल्ट दिए हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से एक लूप होगा, ये फीडबैक सिग्नल आएगा, तब जो इनपुट जाएगा वो 1 वोल्ट से ज़्यादा होगा। फिर ये मान लेते हैं 1.5 हुआ, फिर ये 1.5 जाएगा आउटपुट में, 1.5 का कुछ पोर्शन यहाँ आएगा इनपुट में ऐड होगा, अब जो इनपुट जाएगा वो 1.5 से और ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और जो इनपुट सिग्नल है वो भी बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ मेरा जो वेवफॉर्म है, जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है। किस केस में, जब ए बीटा ग्रेटर देन 1 है। तो हमको ये भी नहीं चाहिए। तीसरा जो केस है वो होता है इफ ए बीटा इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो लूप गेन है वो 1 है, इसी को कहते हैं बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया। तो जब ए बीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a बाय 1 माइनस ए बीटा 1 है तो a बाय 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जब ए बीटा 1 है मतलब लूप गेन 1 है, तो हमारा जो विथ फीडबैक गेन है वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ये क्या कहता है कि बार्क-हाउसेन कंडीशन क्या है, द कंडीशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इज 1 एंड फेज इज 0। ठीक है, कोई भी चीज़ का मैग्नीट्यूड होता है, फेज होता है, तो ये जो मॉड है वो क्या दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और फेज 0 होना चाहिए। क्यों फेज 0 होना चाहिए वो अभी हम लोग देख चुके हैं कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए फेज 0 होता है इनपुट और फीडबैक में। तो बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया क्या है, द कंडीशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इज 1 एंड फेज ऑफ लूप गेन इज 0। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा एम्पलीट्यूड पे। इसमें देख रहे हैं जो आउटपुट एम्पलीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं है, ना ये टाइम के साथ बढ़ रहा है ना ये टाइम के साथ घट रहा है। इसीलिए हम लोग को ऑसिलेशन मिलता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का। वी गेट आउटपुट ऑसिलेशन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यही एग्जैक्टली यही सिग्नल हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चला कि टू ऑब्टेन सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन करना मतलब क्या होता है कि अरे इस इन्वायरमेंट में तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। सस्टेन करना मतलब सर्वाइव करना। ठीक है, तो टू ऑब्टेन सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन को सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए क्या होगा, ऑसिलेशन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ ऑसिलेशन घटते जाए। तो ये वाला ऑसिलेशन क्या होगा, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाया, टाइम के साथ ऑसिलेशन पूरा 0 हो गया। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आए तो लूप गेन क्या होना चाहिए, लूप गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, तो द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर विथ यूनिटी गेन एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो कोई भी एम्पलीफायर जिसमें पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं वो ऑसिलेटर है। लेकिन ऑसिलेटर है, लेकिन कैसा ऑसिलेटर हमको चाहिए, जो कि अनडैम्प्ड हो, जिसका कि ऑसिलेशन जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि पॉजिटिव फीडबैक जो दे रहे हैं तो उसमें गेन जो है, लूप गेन है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ए बीटा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए
और एंगल जो फेज ऑफ ए बीटा है वो 0 होना चाहिए। तो ये इसी को कहते हैं बार-खासन क्राइटेरिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकली क्या होता है, तो इन प्रैक्टिकल ऑसिलेटर ए बीटा ग्रेटर देन 1, मतलब ये वाला जो अभी केस था कि टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ये वाला केस सेकेंड वाला, इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट सिग्नल जो है वो टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो प्रैक्टिकल जो ऑसिलेटर होता है उसमें हम लोग ये वाला केस यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उसमें डिवाइस यूज होता है ऑसिलेटर में वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है। तो हालांकि ये जो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता है लेकिन वो कुछ टाइम में स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है, जिसके कारण कि लूप गेन 1 हो जाता है और ऑसिलेशन सस्टेन होता है। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में प्रैक्टिकल ऑसिलेटर में ए बीटा ग्रेटर देन 1 जो है ये कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब प्रैक्टिकली हम लोग कंसिडर कर रहे हो कि मेरा जो भी डिवाइस है जिससे कि ऑसिलेटर बना है वो उसका जो नॉन लिनियरिटी है वो क्या करेगा, इस गेन को धीरे धीरे एक स्टेडी स्टेट पे ले आएगा। स्टेडी मतलब कांस्टेंट कर देगा इस गेन को, तो ऑटोमेटिकली नॉन लिनियरिटी के कारण क्या होगा, ए बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। नॉन लिनियरिटी का मतलब क्या हुआ, लीनियर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर लीनियर है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 0 है, अगर हम यहाँ एक कदम बढ़ेंगे तो y भी यहाँ एक कदम बढ़ेगा, तो मेरा ये पॉइंट ये वाला हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो लीनियर मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। लीनियर मतलब क्या होता है कि x में जितना चेंज है y में भी उतना ही चेंज है। अब अगर हम फिर से एक यहाँ पे बढ़ रहे हैं 2 पे आए, ठीक है, तो जब x 2 है तो y भी 1 से बढ़ेगा, मतलब दूसरा पॉइंट ये आएगा। फिर अगर हम एक कदम यहाँ चले तो y भी एक कदम ही आगे बढ़ेगा, तो मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो लीनियर मतलब क्या होता है, इसीलिए इस टाइप का स्ट्रेट लाइन को लीनियर कहते हैं। लीनियर मतलब जितना भी x एक्सिस में चेंज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस में भी चेंज उतना ही होगा। ठीक है, और नॉन लीनियर में क्या होता है, यहाँ पे क्या है 1-1 का रिलेशनशिप था, हम लोग x में अगर एक कदम आगे बढ़ रहे थे तो y में भी उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन था। लेकिन नॉन लीनियर जो होता है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो ठीक है, शुरू में क्या होगा कि ए बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन नॉन लीनियर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, नॉन लीनियर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अगर इस टाइप का है तो इसमें क्या देख रहे हैं, नॉन लीनियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बीटा ग्रेटर देन 1 जो मेरा आउटपुट होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। लेकिन एक जिसमें जैसे ट्रांजिस्टर में सैचुरेशन पड़े थे वैसे ही एक स्टेडी स्टेट आएगा जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन लीनियरिटी जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नॉन लिनियरिटी जो भी है डिवाइस का उसके कारण हम लोग ये जो ए बीटा ग्रेटर देन 1 है ये वाला कंडीशन भी हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि नॉन लिनियरिटी के कारण क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब स्टेडी स्टेट या कांस्टेंट स्टेट जो रहता है वो अचीव हो जाता है, तो मेरा लूप गेन जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो अभी ऑसिलेटर के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए वो हम लोग देख लिए। क्या होना चाहिए, एम्पलीफायर होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, ऐसा एम्पलीफायर जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैक हो और क्या हो, जो लूप गेन है उसका वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो अब अगर हमको एक ऑसिलेटर बनाना है तो 3 चीज होता है ऑसिलेटर में। एक तो ये ऑसिलेटर का सर्किट होता है जो कि हम लोग एलसी ऑसिलेटर देखे कि एक्चुअल में ऑसिलेशन प्रोड्यूस कराना है। दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज होता है और तीसरा फीडबैक सर्किट यूज होता है। ठीक है, तो ऑसिलेटर में क्या है, सबसे पहले एलसी सर्किट यूज करके ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो गया। अब ऑसिलेशन तो प्रोड्यूस हो गया, इसमें हम लोग देखे कि एनर्जी लॉस हो रहा था, तो एनर्जी लॉस के लिए हमको क्या करना होगा, बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। तो वो कौन करेगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या करता है, जितना भी एनर्जी लॉस हुआ था वो उसको वापस से सप्लाई करता है ऑसिलेटर में, किसके थ्रू, फीडबैक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला जो है ये एलसी ऑसिलेटर है, ये वाला चीज। ठीक है, ऑसिलेटर का आउटपुट कहाँ जा रहा है, एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से फीडबैक होकर के वापस से ये ऑसिलेटर में आ रहा है। तो यहाँ से ये जो सिग्नल आ रहा है यही कॉम्पनसेशन सिग्नल है कि यहाँ पे एल से सी में जा रहा है, सी से एल में आ रहा है। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कन्वर्जन में जो एनर्जी लॉस हुआ उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या होगा, हम एक एम्पलीफायर लगाए जिसको कि पॉजिटिव फीडबैक दिए। जो फीडबैक नेटवर्क है वो पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क है।
तो अभी ये क्या करेगा, जितना भी एनर्जी यहाँ लॉस हुआ है ये यहाँ पे इसको वापस से कॉम्पनसेट कर देगा। और इसका लूप गेन कितना होना चाहिए, ए बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा एसेंशियल्स ऑफ एन ऑसिलेटर, मतलब एक ऑसिलेटर सर्किट में क्या क्या रहना चाहिए, तो क्या होगा, एक तो ऑसिलेटर सर्किट होगा, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा और फीडबैक होगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर और फीडबैक अभी तक हम लोग सिर्फ यही देख रहे थे, लेकिन ऑसिलेटर में क्या होगा, एक एलसी नेटवर्क होगा, तब तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हम जो ऑसिलेटर का आउटपुट जो है वो लगाएंगे एम्पलीफायर में, तो एम्पलीफाई होकर के आउटपुट मिलेगा, उसके बाद उससे हम लोग फीडबैक दे देंगे वापस से ऑसिलेटर सर्किट में, जो कि पॉजिटिव फीडबैक होगा। तो ऑसिलेटरी सर्किट क्या करेगा, वेवफॉर्म जनरेट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी का, तो 1/2π√LC। फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया, लॉस भी हुआ कुछ, उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस इन ऑसिलेटर सर्किट, बैटरी एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड। द ट्रांजिस्टर आउटपुट thus obtained can now be supplied back to the circuit to compensate the loss। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एनर्जी लॉस हुआ, तो जो भी आउटपुट हमको मिला हम उसको एम्पलीफायर में दे दिए ताकि आउटपुट का एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाए, और उसके बाद हम उससे सिग्नल लेकर के फीडबैक किए। और फीडबैक सर्किट का क्या काम है, इट इज यूज्ड टू फीडबैक अ फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीफायर आउटपुट टू द ऑसिलेटरी सर्किट। और फीडबैक ऑब्वियसली ऑसिलेटर है तो पॉजिटिव फीडबैक ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, हमारे पास ये एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर के आउटपुट को हम दिए एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके दे दिया आउटपुट, और उसके बाद फिर हम उस आउटपुट को फीडबैक करके वापस से ऑसिलेटर में दे दिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अभी हम लोग अगर समराइज करें तो क्या क्या हो सकता है कि ऑसिलेशन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, तो टोटल 4 कंडीशन जरूरी है। सबसे पहला जो कंडीशन है, ऑसिलेशन मतलब क्या, सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए हम लोगों को डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए। ठीक है, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द फीडबैक सर्किट मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन द फीडबैक, सॉरी यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट होगा, लॉस इन द ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, मतलब ऑसिलेटर सर्किट में जितना लॉस हो रहा है सेम उतना ही एनर्जी हम लोग फीडबैक सर्किट से प्रोवाइड करेंगे, जो कि जिसको कि एनर्जी कॉम्पनसेशन हम लोग कहते हैं, कॉम्पनसेट करेंगे एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये मेरा ऑसिलेटर नेटवर्क था, यहाँ पे जितना एनर्जी लॉस हुआ है हम लोग वापस से उतना ही एनर्जी फीडबैक नेटवर्क के थ्रू दे देंगे उसको, और वो इक्वल रहेगा तो ही हमको अनडैम्प्ड मिलेगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा एनर्जी फीडबैक कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, जो कि टाइम के साथ ग्रो होता है। अगर हम लॉस जितना हुआ है उससे कम एनर्जी वापस से फीडबैक कर रहे हैं तो क्या होगा, टाइम के साथ ऑसिलेशन डिक्रीज होते रहेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जितना एनर्जी लॉस हुआ है ऑसिलेटर सर्किट में उतना ही एकदम इक्वल उतना एनर्जी हम लोग वापस से उसको फीडबैक सर्किट के थ्रू वापस से प्रोवाइड करें। ठीक है, when load is connected it draws some energy from the feedback circuit, therefore equivalent additional energy has to be supplied to the feedback circuit। अब इसमें बोल रहा है कि अगर हम आउटपुट में कोई लोड कनेक्ट किए हैं, जैसे ये जो एम्पलीफायर का आउटपुट है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई लोड लगा दिए, ये आउटपुट हम कहीं ले रहे हैं, लोड लगाए, तो ये लोड क्या करेगा, इस लोड को भी हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोड लगाएंगे तो वो भी तो एनर्जी ड्रॉ करेगा ना। जैसे मोबाइल चार्जर है, अगर ऐसे ही सॉकेट में लगाए हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें मोबाइल लगाओगे तो मोबाइल कुछ एनर्जी ड्रॉ कर रहा है ना अभी, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा ना। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है घर में क्यों बढ़ता है, जो लाइट जलता है या पंखा चलता है तो उसके कारण बिल बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ एनर्जी तुम्हारा क्या ले रहा है एनर्जी। तो उसी तरीके से जब तुम एक लोड कनेक्ट करोगे आउटपुट में तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा। तो एक तो एनर्जी लॉस जो था तुम्हारा ऑसिलेटर सर्किट में था, मान लेते हैं E1। ठीक है, ये E1 एनर्जी लॉस ऑसिलेटर सर्किट में हुआ, तो जब कोई लोड नहीं था तो हम जो फीडबैक दे रहे थे वो सिर्फ E1 एनर्जी दे रहे थे। लेकिन अब जब लोड हम लगा देंगे तो मान लेते हैं लोड E2 एनर्जी ड्रॉ किया, लोड के अक्रॉस E2 एनर्जी वो लोड अपना एनर्जी लिया, तो अब जो हम फीडबैक अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, E1 प्लस E2। तो ये अगर लोड हम लगाते हैं तो लोड कितना एनर्जी ले रहा है उसको भी हमको ऐड करके तब देना होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है कि इक्विवेलेंट एडिशनल एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। नहीं तो कौन सा केस हो जाएगा, टोटल लॉस जितना हुआ है उससे कम हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो फाइनली हमको डैम्प्ड ऑसिलेशन देगा। द अप्लाइड एनर्जी शुड बी इन फेज विद द ऑसिलेशन सेटअप इन द फीडबैक सर्किट।
मतलब ये तो वही है पॉजिटिव फीडबैक कि जो भी हम लोग एनर्जी जो फीडबैक कर रहे हैं वो फेज में रहना चाहिए, ठीक है, इन फेज होना चाहिए। जो इनपुट एनर्जी है और जो फीडबैक एनर्जी है वो दोनों को इन फेज होना चाहिए। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द फीडबैक सर्किट शुड बी सेम एज दैट ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब और जो फ्रीक्वेंसी हम लोग जो फीडबैक दे रहे हैं सिग्नल का वो सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये मेरा ऑसिलेटर सर्किट है, ये वो जनरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आउटपुट हो गया, ये एम्पलीफायर है, आउटपुट से हम कुछ फीडबैक दे रहे हैं इसमें। तो अगर ये जो फीडबैक सिग्नल है इसका हम 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें एम्पलीफायर की और इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करके 20 हर्ट्ज का सिग्नल दे देंगे तो ये मेरा ऑसिलेशन नहीं देगा। ऑसिलेशन के लिए क्या जरूरी है कि ये जो फीडबैक सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए और फेज भी सेम रहना चाहिए इनपुट सिग्नल के, ठीक है। तो ऑसिलेटर जो भी सिग्नल अगर हमको ये ऐसा सिग्नल दे रहा है ऑसिलेटर तो इसका कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये जो फीडबैक सिग्नल हम लोग देंगे वो फीडबैक सिग्नल का भी फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड डिफर कर सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए और फेज सेम रहना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, सेम फेज है, ये भी इस टाइम पे 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेम फेज है। तो ये सारा जो है ये चार कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा कंडीशन है ऑसिलेशन का वो है, ठीक है। पहला क्या है कि जितना एनर्जी लॉस हुआ है ऑसिलेटर सर्किट में उतना एनर्जी बिल्कुल उतना ही इक्वल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे फीडबैक सर्किट से। दूसरा क्या है कि इन केस अगर हम एम्पलीफायर के आउटपुट में कोई लोड लगाते हैं तो लोड भी क्योंकि एनर्जी ड्रॉ करता है तो जब हम फीडबैक सर्किट से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो हमको लोड वाले एनर्जी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और तीसरा और चौथा क्या बोल रहा है कि जो भी फीडबैक सिग्नल हम लोग दे रहे हैं उस फीडबैक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, किसके फ्रीक्वेंसी से, ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी से, और फेज भी सेम होना चाहिए। तो ये था कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेटर को पहले हम लोग वेवफॉर्म के बेसिस पे डिवाइड किए थे कि साइनसोइडल ऑसिलेटर, नॉन साइनसोइडल। साइनसोइडल ऑसिलेटर क्या करता था, जो कि साइन वेव प्रोड्यूस करता है, नॉन साइनसोइडल जो कि नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है सच एज स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव। तो अभी अगर हम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी जनरेटेड अगर हम लोग डिवाइड करें कि कौन सा ऑसिलेटर कितने हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है उस बेसिस पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एएफ ऑसिलेटर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में ही तक का सिग्नल जनरेट करता है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ऐसा ऑसिलेटर जो कि 20 से फ्यू हर्ट्ज लिखा हुआ है, मतलब मान लो 20 है अगर तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का सिग्नल जनरेट करे, वैसे ऑसिलेटर को हम लोग कहेंगे एएफ ऑसिलेटर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फिर उसी तरह जो ऑसिलेटर 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का सिग्नल जनरेट कर रहा है उसको आरएफ ऑसिलेटर कहेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, क्योंकि मेगाहर्ट्ज वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। फिर 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक का ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है उसको कहेंगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। सिमिलर वे में 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज वाले को कहेंगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और 3 से अबव वाला जितना भी ऑसिलेटर है जो कि ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसका फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा है उसको कहेंगे माइक्रोवेव ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था कि जो सिग्नल जनरेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे था। अब अगर हम लोग ऑसिलेटरी सर्किट यूज्ड उसके कि ऑसिलेशन के लिए कैसा सर्किट यूज किया गया है उसके बेसिस पर करें तो हम लोग दो टाइप से इसको बांट सकते हैं, एक है नॉन रेजोनेंट ऑसिलेटर, एक है रेजोनेंट ऑसिलेटर। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ऑसिलेशन के लिए कौन सा सर्किट यूज किया गया था, एलसी, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो जो एलसी सर्किट होता है उसको कहते हैं रेजोनेंट ऑसिलेटर। हम लोग देखे भी थे कि जो फ्रीक्वेंसी को एफआर बोल रहे थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, हार्टले एंड कॉलपिट्स, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये जो ऑसिलेटर्स है उसमें सब में इंडक्टर और कैपेसिटर यूज होता है, एलसी सर्किट यूज होता है, इसीलिए ये सारे ऑसिलेटर क्या है, रेजोनेंट ऑसिलेटर है। नॉन रेजोनेंट ऑसिलेटर क्या होता है, जिसमें एलसी नहीं आरसी यूज होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फेज शिफ्ट और विन ब्रिज। तो हम लोगों को ये जितना भी है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, हार्टले, कॉलपिट्स एंड क्रिस्टल, ये 5 पढ़ना है, ट्यून कलेक्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो रेजोनेंट ऑसिलेटर क्या हुआ, एलसी ऑसिलेटर, नॉन रेजोनेंट क्या हुआ, आरसी ऑसिलेटर, ओके।
सो एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलेटर क्या है? नॉन रेजोनेंट ऑसिलेटर आर यूज्ड टू जनरेट ऑडियो फ्रीक्वेंसीज एंड हैव गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ये नॉन रेजोनेंट मतलब आरसी, जो फेज शिफ्ट और व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर है, ये लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम में आता है। उसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छा है, मतलब कि टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, ठीक है। और रेजोनेंट ऑसिलेटर जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंट ऑसिलेटर, ये हार्टले, कॉलपिट्स, क्रिस्टल, ये सारा क्यों? आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। और ये जो नॉन रेजोनेंट ऑसिलेटर है, ये सब ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी मात्र किलोहर्ट्ज तक ही है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है? मेगाहर्ट्ज तक है। तो जहाँ पे हमको हायर फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है वहाँ हम रेजोनेंट ऑसिलेटर यूज करते हैं, जहाँ लोअर फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है वहाँ नॉन रेजोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स आर यूज वेयर हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है? मेरा रेजोनेंट में ही आता है। तो रेजोनेंट के लिए हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जहाँ हम लोग को चाहिए होता है वहाँ हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। और ज़्यादातर प्रैक्टिकली जो हमारे जो सर्किट है उसमें ज़्यादातर हम लोग यही क्रिस्टल ऑसिलेटर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास का जो कंप्लीशन है। ऑसिलेटर का जो भी इंट्रोडक्शन था, इसका क्लासिफिकेशन था, कैसे वर्क होता है, फीडबैक का क्या कंडीशन होना चाहिए। हम लोग देखे बार्कलेसन क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी अगर ऑसिलेटर को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अगर हमको चाहिए, अनडैम्प्ड मतलब टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो, कांस्टेंट रहे, तो वैसे सिग्नल के लिए हम लोगों को बार्कलेसन क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, उसको फुलफिल करना होगा। वो क्राइटेरिया क्या कहता है कि हमारा द एम्पलीफायर with positive feedback having loop gain, जो magnitude of loop gain है A बीटा, that should be 1 and phase of loop gain that should be 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा जो ऑसिलेटर है वो हम लोगों को सस्टेन ऑसिलेशन देगा, मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी। थैंक यू।